अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद जहाँज़ेब बुखारी है और अगले कुछ रोज़ हम लोग पुलिस रूल्स 1934 इकट्ठे पढ़ने, समझने और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इत्तलाआत के मुताबिक चैप्टर्स 24, 25, 26 एंड 27 आप लोगों के जो सिविल जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये उसका सिलेबस है। इससे कबल जिस वक़्त हम लोगों ने सीआरपीसी की डिस्कशन की थी, तो उसके शुरू के वॉइस नोट्स के अंदर मैंने एक डिटेल्ड वॉइस नोट रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को एक्ट, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल्स ना सिर्फ़ इनकी डेफ़िनेशंस बताऊँ, बल्कि इनमें क्या फ़र्क है, ये भी बताने की कोशिश की थी। मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि अगर एक्ट है तो उसका सब्जेक्ट मैटर कौन लोग हैं, रूल्स हैं तो वो किन लोगों के लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना तो कोशिश करें कि आप लोग जो हैं यूट्यूब पर जाकर उसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा। हो सकता है आपको वो कोई असिस्टेंस दें या आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। तो पुलिस रूल्स 1934 का आज हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, जो आपके चैप्टर सिलेबस में हैं। उनका ओवरव्यू लेते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि देखिए रूल क्या होता है, ये क्यों फ्रेम किए जाते हैं, किन लोगों के लिए फ्रेम किए जाते हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और किन लोगों के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले तो चूँकि टाइटल जो है उससे ही वाज़िया है कि ये पुलिस रूल्स हैं, तो ये एक्चुअली जो पुलिस की फंक्शनिंग है उसको ऑपरेट करने के लिए फ्रेम किए गए हैं। और जो रूल्स हैं ये एक्चुअली हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज़ के लिए अपनी रिक्वायरमेंट और फंक्शनिंग के लिहाज से खुद ही फ्रेम करता है। और ये इसका जो बाइंडिंग इफ़ेक्ट है एक्चुअली सिर्फ़ उसी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए होता है। तो रूल को आसान वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये एक सेट प्रैक्टिस है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ऑफ़िशियल जो रूल्स हैं वो बाइंडिंग है उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुलिस रूल्स हैं, तो कोई भी जो अगर कोई एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का मुलाज़िम है, तो ये जो रूल्स हैं उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, या कोई प्रोसिक्यूटर हैं या कोई जज है, तो ये उनके लिए बाइंडिंग नहीं है। उन लोगों के सबके अपने-अपने डिपार्टमेंट के रूल्स हैं और वो सिर्फ़ उसकी कंप्लायंस करने के पाबंद हैं, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग और पुलिस की फंक्शनिंग जो है या किसी और डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है उसकी एक अपनी नेचर है। लिहाज़ा वो उसी फंक्शनिंग को ऑपरेट करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आसान वर्ड्स में खुद से रूल्स की कोई डेफिनेशन देखनी हो तो ये कहा जा सकता है कि रूल्स आर बेसिकली अ गाइडेंस ऑफ एन अथॉरिटी फॉर इट्स एम्प्लॉयज टू डू एक्ट्स इन अ सर्टेन मैनर और इवन नॉट टू डू एनीथिंग, कि आप उनको जो उनकी फंक्शनिंग के लिए बताते हैं कि आपने इस तरह ऑपरेट करना है, या उनको मना किया जाता है कि आपने ये काम नहीं करने। और ये अगर हम एक सादा मिसाल से समझना चाहें तो रूल्स जैसे हम लोगों के अपने घरों के अंदर भी हर एक घर के अपने रूल हैं। आपने मेहमानों को कैसे डील करना है, आप मेज़बान कैसे हैं, या आपका जो सोशल बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर्स वो क्या होना चाहिए। और मोस्टली ये हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको ही वो ही इम्प्लाइडली हम लोगों को इस मामले में गाइड करते हैं। और उसके बाज़ दफ़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बड़े सीरियस होते हैं, स्पेशली मेल्स के लिए। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जो हम लोग समझ सकते हैं कि रूल वैरी कैसे करते हैं, हर घर के अपने ऑब्वियसली। तो और उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट क्या है ये भी समझ आता है इन चीज़ों से। पुलिस रूल्स 1934 एक इंतहाई खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। अगर ये कहा जाए कि पुलिस रूल्स में कई जो रूल हैं वो एक्चुअली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी
गलत ना हो। ये एक इंतहाई खूबसूरत सिमेट्री में हर चीज़ को कवर करते हुए एक-एक रूल जो है वो एक-एक एस्पेक्ट को कवर करता है। चाहे आप उसमें जैसे हमारे चैप्टर्स हैं 24, 25, 26, 27, तो आप देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अगर 154 का कंसेप्ट है, जिसको हम लोग आसान ज़ुबान में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं या एफआईआर बोलते हैं, तो वहाँ पर तो एक चीज़ मौजूद है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन एक प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर के अंदर होगी। ये नहीं लिखा वो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर कहाँ पे है, ये भी नहीं लिखा उसकी कॉपीज़ जो हैं वो कितनी होंगी, ये भी नहीं लिखा कि वो कौन दर्ज करेगा। सिमिलरली आप देखें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके बारे में भी एक रजिस्टर की बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है उसका जो परमिशन है वो किसी से रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी होंगी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कहीं आपको नहीं मिलता। रिमांड को ले लें कि 167 है, अगर वो रिमांड के बारे में गाइडेंस दे रहा है मजिस्ट्रेट साहब के लिए, और उसका एक पीरियड तयन किया गया है, औरत का रिमांड कैसे दिया जाएगा। लेकिन कई दूसरे मामलात हैं, सिक पर्सन एक्यूज़ जो है वो एब्सेंट हो गया, एक्यूज़ जो है बीमार हो गया, इस रिमांड को कैसे डील किया जाएगा? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस मामले में साइलेंट है, लेकिन पुलिस रूल जो है वो गाइडेंस दे रहा है। सिमिलरली हम एक और मिसाल से देखते हैं, जैसे 173 सीआरपीसी है, तो 173 सीआरपीसी एक जनरल सेक्शन है जो प्रोसीजर क्या प्रोवाइड कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के कितने दिन के अंदर-अंदर एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, इनकम्प्लीट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, वो किस पैटर्न पे होगी, उसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो क्या होगा, वो कौन प्रिपेयर करेगा, वो कितनी काइंड्स की प्रिपेयर हो सकती है, अगर वो कैंसल हो जाती है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, अनट्रेस्ड है तो वो कैसे पेश की जाएगी। इस मामले में आपको सारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो तो साइलेंट मिलती है, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड गाइडेंस है वो आपको जो है पुलिस रूल्स के अंदर मिलती है। इसी तरह जैसे चैप्टर 24 है, ये सारा डील कर रहा है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और जब हम इसके जो है क्रॉस रेफरेंस के लिए सेक्शंस देखते हैं, तो आपको 154, 155, 156, 157, 158, 159 ये सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन उसकी एफआईआर की मिसाल ले लेते हैं कि एफआईआर कितनी कॉपीज़ होंगी, कौन-सी कॉपी पुलिस स्टेशन के अंदर रिटेन की जाएगी, कौन-सी जो है वो किन-किन लोगों को दी जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता, लेकिन डिटेल आपको कहाँ मिलती है? पुलिस रूल्स के अंदर। फिर जो चैप्टर 24 इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है। फिर 157 बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। कई लोग जो हैं उसके बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं, लेकिन पुलिस रूल्स जो हैं एक्चुअली 157 को बताते हैं कि उसका मकसद क्या है और पुलिस किन-किन सूरतों के अंदर क्या-क्या कर सकती है। इसके अलावा चैप्टर 25 है, बल्कि चैप्टर 24 के अंदर ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं, उनकी जो कंप्लेंट है, उसके कितने फ़ाइल होंगे, कौन-सा कंप्लेनेंट को दिया जाएगा और उसको क्या गाइडेंस दी जाएगी। सीआरपीसी जो है इस बारे में खामोश है। पेटी ऑफेंसेस इवन कॉग्निजेबल होंगे तो किस फॉर्मेट के ऊपर जो है वो दर्ज किए जाएँगे और उसके बारे में क्या गाइडेंस है, ये भी हमें चैप्टर 24 के अंदर मिलता है। फिर कुछ चैप्टर हैं, कुछ सॉरी रूल हैं जो कि आपको ये डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो फॉर्मेट है, चाहे वो कैंसलेशन का हो, चाहे वो इसका 173 सीआरपीसी का हो, वो कौन से केसेस के अंदर कौन-सा फॉर्मेट फ़ॉलो किएगा, ये भी आपको यहीं पर मिलता है। फिर इसके जितने आप उसके अंदर चैप्टर 24 के अंदर अपेंडिक्स देखेंगे तो आपको हर तरह का
फॉर्मेट जो है वो पुलिस रूल्स के अंदर मिलता है और पुलिस जो है इनको फॉलो करती है। कैंसलेशन रिपोर्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर बन सकती है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टोटली साइलेंट है, लेकिन हमें रूल 24 जो है चैप्टर 24 जो है इस बारे में सारी ग्राउंड्स जो है ना सिर्फ प्रोवाइड करता है बल्कि उसका आगे प्रोसीजर भी पुलिस को गाइड कर रहा है कि क्या किया जाएगा। एक जुरिस्डिक्शनल अगर आप देखेंगे एस्पेक्ट तो पुलिस के मुतालिक जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट के कौन सी एफआईआर किस थाने के अंदर दर्ज होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता, लेकिन आपको चैप्टर 24 के अंदर ये चीज़ मिलती है। सो एक जस्ट फॉर एन ओवरव्यू के ये क्यों इम्पोर्टेंट है और शायद अब आपको ये भी क्लैरिटी हो कि एग्जामिनर ने क्यों सोचा होगा कि आपको बाकी कानून के साथ रूल्स भी पढ़ने चाहिए। और ये इजी इस वजह से है कि जिन लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अच्छी तरह किया है उनके लिए दीज रूल्स आर जस्ट पीस ऑफ केक, क्योंकि एक्चुअली वो लोग इंजॉय करेंगे कि हमें उस बात की यहाँ से समझ आई है। सिमिलरली अगर हम अरेस्ट के मुतालिक जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन पहले टेकअप करते हैं कि 156 एक सेक्शन है जो कि सिंपली बताता है कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर ऐसे इन्वेस्टिगेट करेगी, ऐसे मीन कि उनको परमिट है, सिर्फ परमिशन है, कि उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इरेगुलरिटी भी है तो वो 156 खुद कवर कर रहा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है तो पुलिस क्या कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक कंप्लीट जो है वो चैप्टर है 25 जो कि डिटेल्ड गाइडेंस देता है इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, क्या क्या टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन सी रिपोर्ट्स किससे मांगी जा सकती है, फोरेंसिक्स अगर हैं तो किस तरह भेजे जाएंगे, फिर आपके डॉकेट है तो वो किस तरह प्रिपेयर होगा, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन किट है उसके अंदर क्या क्या होगा, कौन सा केस कौन बंदा इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किन केसेस की रिपोर्ट्स जो हैं किन किन हाई अप्स को लाजमी देना पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह जो है कंडक्ट की जाएगी, और उसके जितने भी जो स्टेजेस हैं उन सब को चैप्टर 25 जो है वो कवर करता है। फिर इन्वेस्टिगेशन के अलावा जब हम आगे चलते हैं और जो उसकी क्रॉस रेफरेंस में अगर हम देखते हैं, जैसे अरेस्ट की जो पावर्स हैं जो आपकी सेक्शन 42 सीआरपीसी से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही हैं, फिर चबन के अंदर डिटेल्ड ग्राउंड्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ों की भी जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, सर्च कैसे की जाएगी, आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन कैसे जाया जाएगा, अगर आप आउट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ योर ओन पुलिस स्टेशन आप निकल जाते हैं, आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, किन लोगों को एकम्पनी करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको फिर आगे चैप्टर 26 में मिलती हैं। फिर प्रोसिक्यूशन ऑब्वियसली ये 1934 के रूल्स हैं। प्रोसिक्यूशन एक बहुत लंबा अरसा जो है सर्टन जो है केसेस तक वो पुलिस जो है इटसेल्फ प्रोसिक्यूटर थी, और चैप्टर 27 जो है वो उसमें डिटेल्ड गाइडेंस दे रहा है कि पुलिस एज अ प्रोसिक्यूटर क्या रोल प्ले करेगी, स्क्रूटनी कैसे होगी, क्योंकि स्क्रूटनी का जो प्रोसेस था 173 का वो पहले सारा पुलिस के अपने पास था। तो आप इस सीक्वेंस को भी समझे होंगे कि जो 24 है वो डील कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली जिस वक्त हम कहते हैं तो वो किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन की टोटल गाइडेंस है। इंफॉर्मेशन से जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें चैप्टर 25 के अंदर वो आपको मिलती है इन्वेस्टिगेशन की। तो पहले में इंफॉर्मेशन आई, फिर उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है, फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट वगैरह की क्या पावर है, डिटेंशन की क्या पावर है, ये सारी चीज़ें आपको 26 में मिलती हैं। और फिर अल्टीमेटली जिस वक़्त आपका ये इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रोसिक्यूट किस तरह किया जाएगा वो आपको जाके 27 के अंदर मिलता है। यही बात
आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी देखेंगे तो 42 से ऑनवर्ड्स तो आपको सारी अरेस्ट की पावर्स दी गई हैं। और कौन-कौन लोग किसको अरेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई औरत है तो किस तरह अरेस्ट किया जाएगा, अगर आपने किसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपने एंट्री करनी है बतौर पुलिस ऑफिशियल, वो किस तरह की जाएगी। और फिर जिस वक़्त आप लोग 149 के अंदर आते हैं तो वहाँ पर सीआरपीसी के अंदर वहाँ पर जो प्रिवेंशन की प्रोविजंस है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस को किस तरह प्रिवेंट करना है। फिर जब आप 154 पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, फिर 155 है, फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, फिर 156 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, 160 61 जो है, और 64 जो है वो 164 आपको स्टेटमेंट्स की बात करता है, और फिर 167 आपको रिमांड की बात करता है। फिर ये सारी पावर्स ऑफ द पुलिस हैं। फिर पोस्टमार्टम की बात हो रही है 174 में। तो ये जो जितनी प्रोविजंस हैं इनका भी एक अपना सीक्वेंस है, इंफॉर्मेशन आ रही है, इन्वेस्टिगेट हो रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अगर कोई गवाह डिससेटिस्फाइड है पुलिस से तो उसके पास क्या ऑप्शन है, और अगर नहीं तो जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनका 24 आवर्स के बाद क्या करना है, कहाँ पर पेश करना है। पेश हुए और अरेस्टेड लोग जो हैं, अगर पुलिस समझती है कि उनको रिकमेंड करना है फॉर ट्रायल तो क्या प्रोसीजर है। 169 नहीं तो अदरवाइज उनको प्रोसीजर बता रहा है कि आप रिलीज कैसे कर सकते हैं। फिर 170 71 72 जो है 171 आपको गवाहान का और प्रोडक्शन ऑफ द केस प्रॉपर्टी का ये सारी चीज़ें गाइड करता है। 172 जो है पुलिस डायरीज, अब ये भी बहुत बड़ी मिसाल है कि पूरी सीआरपीसी के अंदर ये वाहिद सेक्शन है 172 सीआरपीसी जो कि पुलिस डायरी की बात करता है। पुलिस डायरी क्या होगी, पुलिस डायरी के कौन सी साइड के ऊपर क्या तहरीर होगा, पेज नंबरिंग कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम कहाँ पर होगा, एफआईआर कहाँ पर तहरीर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पुलिस रूल्स के अंदर डिटेल से मिलती हैं। तो जो मैंने शुरू में बात कही कि अगर ये कहा जाए कि पुलिस रूल्स कई मामलात के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। अब रूल क्यों बनाने पड़ते हैं, ये जैसे मैंने शुरू में भी एक बात की कि एक सेट प्रैक्टिस है। हम मिसाल लेते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर नहीं मिलता, बट वर्ड क्या मिलता है आपको, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये है जो कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न है फॉर एवरी सिंगल पुलिस ऑफिसर और ऑफिशियल इन दी होल पंजाब। क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हो तो हम इसकी मिसाल लेते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेट पैटर्न क्यों होना चाहिए। अगर एफआईआर की मिसाल मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि ये समझना आसान होगा सबके लिए कि एफआईआर का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि 154 तो बात करता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट की, लेकिन हमें मिलता कहाँ पे है, वो पुलिस रूल्स के अंदर मिलता है। अब अगर पुलिस रूल्स के अंदर अगर वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है तो ये एक रूल भी है, ओब्वियसली स्टैट्यूटरी बाइंडिंग भी है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि एफआईआर का एक सेट पैटर्न है। कहाँ पर एफआईआर नंबर दर्ज होगी, किस तरतीब से दर्ज होगी, पुलिस स्टेशन जो है वो किस तरह सीरियल नंबर लगाएंगे, डिस्टेंस क्यों लिखा जाएगा, फिर कि पुलिस स्टेशन से अक्रेंस कितनी दूर हुई है, फिर कौन बंदा है जो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, फिर किस सोर्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये प्रेस्क्राइब्ड है और सेट प्रैक्टिस है और सेट प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सेट प्रैक्टिस ना होती, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ना होती, तो 95% या 98% केसेस तो शायद इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खत्म हो जाते। क्योंकि अगर सेट प्रैक्टिस ना होती तो हर पुलिस स्टेशन अपनी मर्जी से जो है वो एफआईआर दर्ज करता किसी में,
डेट ऑफ ऑकरेंस मिस हो जाती, किसी में टाइम मिस हो जाता, किसी में कल्प्रेट का नाम मिस हो जाता, किसी में मुद्दई का नाम मिस हो जाता और ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली अगर वो चीज़ें ऐड भी करती जाती, दूसरे लोगों को देख-देख के, तो ऑब्वियसली वो एक आफ्टर थॉट स्टोरी या कॉन्कॉक्टेड स्टोरी भी गिनी जा सकती थी कि चूँकि ये लेक्यूना था तो इसको फिल करने के लिए सब्सिक्वेंटली ये किए। इस वजह से एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है या एक सेट प्रैक्टिस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि एटलीस्ट उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को सब फॉलो करें और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जाकर पुलिस रूल्स के अंदर मिलती हैं। हम इनको अब ये एक ओवरव्यू आप लोगों को मैंने इस वजह से दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फाइनली अगर एक पुलिस रूल है तो इसकी जो बाइंडिंग इफ़ेक्ट है, वो पुलिस के लिए ऐसे ही है जैसे उनके लिए ये एक स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन चीज़ों से डेविएट करेगा, सेट प्रैक्टिसेस से डेविएट करेगा, इन्वेस्टिगेशन की पैटर्न से डेविएट करेगा जो एक तरतीब से दिए गए हैं, जैसे नक्शा मौका बनेगा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? जो पोस्टमार्टम है, वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे होगा, किस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे होगा, फिर रिकवरी मेमोज़ बनेंगे, गवाहान उसके ऊपर होने चाहिए, रिकवरी मेमोज़ के ऊपर पुलिस डायरी जैसे है कि पुलिस डायरी तहरीर होगी, कहाँ से शुरू होगी, किस दिन से शुरू होगी, दिन बदल जाता है तो क्या होगा, कौन लिख सकता है, एफआईआर कौन तहरीर कर सकता है, केस डायरीज़ कौन तहरीर कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग पुलिस रूल से सीखेंगे। तो अब इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं शायद आपको भी ये बात अब समझ आ गई हो कि सीआरपीसी की जितनी भी क्लासेस हैं प्रोविजंस हैं सेक्शंस हैं जो कि गाइड कर रहे हैं क्योंकि सीआरपीसी इटसेल्फ एक प्रोसीजर है जो कि बताता है पुलिस क्या करेगी मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे जो है सेशन कोर्ट क्या करेगी ये सारी पावर्स तो जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बता रहा है लेकिन आपको 95% एक्सप्लेनेशन इन सेक्शंस की कि कौन सा काम किस तरह किया जाएगा स्पेशली रिलेटेड टू पुलिस फंक्शनिंग ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस रूल्स के अंदर मिलेगी और ये जानना आपके लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो डेली प्रैक्टिस के अंदर कोर्ट में ट्रायल्स देखते हैं रिमांड देखते हैं फॉर एग्जांपल हम इसकी भी मिसाल समझते हैं एक एप्लीकेशन आती है रिमांड की ये रिमांड की एप्लीकेशन कहाँ से देख के लिखी जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्यों प्रेजेंट की जाएगी उसके कंटेंट्स क्या होंगे क्या सीख किया जाएगा क्या सीख नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें हमें पुलिस रूल्स के अंदर मिलती हैं और जब आप इसको एक दफा डिटरमिन्ड होके खुद पढ़ें या सुन लेंगे तो आपके सीआरपीसी के जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे